हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना अड्डा 57 पे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं यूपी लेखपाल के भौतिक विज्ञान माने कि सामान्य विज्ञान का जो पहला पार्ट है भौतिक विज्ञान, और अगला पार्ट रहेगा रसायन विज्ञान, और अगला तीसरा पार्ट रहेगा जीव विज्ञान। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे भौतिक विज्ञान से। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कार्य का मात्रक है। तो दोस्तों, कार्य का मात्रक है जूल। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष इकाई है। तो दोस्तों, जो प्रकाश वर्ष है यह दूरी की इकाई है। अगला क्वेश्चन है खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। तो दोस्तों, जो खाद्य ऊर्जा होती है उसे हम मापते हैं कैलोरी में। अगला क्वेश्चन है डेसिबल का प्रयोग मापने में किसका किया जाता है। तो दोस्तों, जो डेसिबल होता है यह वातावरण में ध्वनि का मापने के प्रयोग में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। तो दोस्तों, जो द्रव्यमान है यह सदिश राशि नहीं है। बाकी वेग, संवेग और कोणीय वेग ये सब सदिश राशि की कैटेगरी में आते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि ऊपर जो वेग था ये सदिश राशि है, तो यहाँ भी आपका ऑप्शन नंबर ए वेग सही हो जाएगा। मतलब कि आपका जो वेग है ये सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का क्या होता है। तो दोस्तों, जब किसी वस्तु को शून्य में आराम से या फिर स्वतंत्र रूप से गिराया जाता है तो वह उसका जो त्वरण होता है एक्सेलरेशन ये समान होता है। अगला क्वेश्चन है एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है। तो दोस्तों, जो एक समान गति होता है इसमें चाल अचर और वेग चर रहते हैं। अगला क्वेश्चन है रॉकेट का ऊपर जाना किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों, जो रॉकेट का ऊपर जाना होता है यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। तो दोस्तों, जब वस्तु की मात्रा बदली जाती है तो उसका घनत्व अपरिवर्तित रहता है। अगला क्वेश्चन है जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। तो दोस्तों, जो न्यूटन का तृतीय नियम है क्रिया प्रतिक्रिया, इसके द्वारा जल में तैरना संभव है। अगला क्वेश्चन है न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है। तो दोस्तों, न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है जड़त्व का नियम। अगला क्वेश्चन है डायनमो ऊर्जा का रूपांतरण करता है। तो दोस्तों, डायनमो ऊर्जा का रूपांतरण करता है यौगिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन है माइक्रोफोन ऊर्जा का रूपांतरण करता है। तो दोस्तों, माइक्रोफोन जो होता है यह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अगला क्वेश्चन है सौर सेल बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, जो सौर सेल होता है यह सिलिकॉन और गैलियम दोनों से बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है गहराई बढ़ने पर द्रव का दाब क्या होता है। तो दोस्तों, जैसे जैसे आप गहराई में जाते हैं वैसे वैसे जो द्रव का दाब होता है वो बढ़ता जाता है। अगला क्वेश्चन है बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का जो गलनांक होता है वो क्या होता है। तो दोस्तों, अगर आप बर्फ़ पे स्केटिंग करते हैं तो वह यह दर्शाता है कि जो दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का जो गलनांक होता है वह घट जाता है। अगला क्वेश्चन है ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है। तो दोस्तों, जो ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति है वह आगे की ओर इसलिए झुक जाता है क्योंकि उसे अपना स्थायित्व बढ़ाने के लिए, अगर वैसा नहीं करेगा तो वह ऊंचाई से गिर सकता है। अगला क्वेश्चन है एक गिलास में पानी पर बर्फ़ तैर रही है, जब बर्फ़ पूर्णतः पिघल जाए तो पानी का तल क्या होगा। तो दोस्तों, पानी का तल में कोई बदलाव नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो दोस्तों, जो एक प्रकाश वर्ष होता है वो बराबर होता है 9.4 से गुणे 10⁻15 मीटर या फिर 9.4 से गुणे 12 मीटर दोनों के। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के तल का पलायन वेग कितना होता है। तो दोस्तों, पृथ्वी के तल का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। तो दोस्तों, चाबी भरी घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन है झूला झूलती कोई लड़की अगर खड़ी हो जाए तो दोलन का आवर्तकाल क्या होगा। तो दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति या अगर कोई लड़की झूला झूल रही है, अगर वह खड़ी हो जाए अचानक से तो जो दोलन है उसका आवर्तकाल कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पानी का घनत्व अधिकतम कितना होता है। तो दोस्तों, पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला क्वेश्चन है वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं किस कारण होती हैं। तो दोस्तों, जो वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं वह सतही तनाव या फिर पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती हैं। अगला क्वेश्चन है ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। तो दोस्तों, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुदैर्ध्य, माने कि जो ध्वनि तरंगें होती हैं ये अनुदैर्ध्य होती हैं। अगला क्वेश्चन है निकट आती किसी रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस कारण होता है।
तो दोस्तों ऐसा होता है डॉपलर प्रभाव के कारण। मतलब कि अगर आपके पास कोई गाड़ी आ रही है और अगर वो हॉर्न बजा रहा है तो उसकी तीव्रता या फिर उसकी आवाज़ आपको अचानक से बढ़ती हुई सुनाई देती है, तो ये ऐसा होता है डॉपलर के प्रभाव के कारण। अगला क्वेश्चन है, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों जो सोनार है यह अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नाविकों द्वारा समुद्र के अंदर। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। तो दोस्तों जो ध्वनि तरंगे होती हैं यह परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। अगला क्वेश्चन है, रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है। तो दोस्तों इसका उदाहरण है अनुनाद। अगला क्वेश्चन है, रडार की कार्य प्रणाली निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है। तो दोस्तों जो रडार की कार्य प्रणाली है वह रेडियो तरंगों के परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है किसमें। तो दोस्तों ध्वनि की चाल अधिकतम होती है ठोस में। अगला क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है। तो दोस्तों वायु में जो ध्वनि का वेग होता है वह ताप के घटने से घटता है। अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की आवाज़ से किस कारण से पतली होती है। तो दोस्तों जो स्त्रियों की आवाज़ होती है वह जो उनकी ध्वनि का तारतम्य होता है वह अधिक होता है, इसलिए उनकी जो आवाज़ होती है पुरुषों की आवाज़ से अधिक पतली होती है। अगला क्वेश्चन है, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है। तो दोस्तों जो श्रव्य परिसर होता है उसमें ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन है, आवृत्ति का मात्रक क्या है। तो दोस्तों आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है। तो दोस्तों वायु में ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा। तो दोस्तों यह होगा 37 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों के मान एक समान होते हैं। तो दोस्तों वो होता है -40 डिग्री सेल्सियस पर। मतलब कि जो -40 डिग्री सेल्सियस होता है इस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों के मान एक समान होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है। तो दोस्तों जो किसी वस्तु का ताप होता है वह उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का सूचक होता है। अगला क्वेश्चन है, जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किए जाने पर उसका आयतन क्या होता है। तो दोस्तों अगर आप जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो उसका आयतन पहले घटता है फिर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम संभव ताप है। तो दोस्तों जो न्यूनतम संभव ताप है वो है -273 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, किसी झील की सतह पर पानी जमा हुआ है, उस झील के अधस्तल में जल का तापमान क्या होगा। तो दोस्तों अगर किसी झील की सतह पर पानी जमा हुआ है तो उसके झील के अधस्तल में जल का तापमान होगा 4 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों। क्योंकि क्वथनांक अधिक ताप होने पर लगता है। अगला क्वेश्चन है, उबालते जल की अपेक्षा भाप से जलने से अधिक कष्ट होता है क्योंकि उबलते जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा जो होती है वह अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। तो दोस्तों जो पानी होती है पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, ठोस कपूर से कपूर के वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। दोस्तों उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। मतलब ये ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया होती है, इसमें ठोस सीधे द्रव में ना कन्वर्ट होकर डायरेक्ट ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है। तो दोस्तों जो थर्मस फ्लास्क होता है इसमें हमें अगर ऊष्मा का क्षय रोकना है तो हमें संवहन, चालन और विकिरण इन तीनों विधियों का प्रयोग करना होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्रव्यों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। तो दोस्तों जो पारा है यह ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। अगला क्वेश्चन है, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम किसका है। तो दोस्तों यह नियम है किरचॉफ का। मतलब कि जो किरचॉफ महोदय थे इन्होंने कहा था कि जो अच्छे उत्सर्जक होते हैं वे अच्छे अवशोषक भी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा स्वचालक कौन है। तो दोस्तों ऊष्मा का सबसे अच्छा स्वचालक है आश्रित पानी। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है। तो दोस्तों ऊष्मा का एसआई मात्रक है जूल। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के विकिरण की प्रकृति कैसी होती है। तो दोस्तों प्रकाश के जो विकिरण की प्रकृति होती है वह तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है किसमें होता है। तो दोस्तों जो प्रकाश का वेग अधिकतम होता है वह निर्वात में होता है।
अगला क्वेश्चन है प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। तो दोस्तों जो प्रकाश तरंग है यह अनुप्रस्थ और विद्युत चुंबकीय तरंग दोनों प्रकार की तरंग होती है, लेकिन अनुदैर्ध्य प्रकार की नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है माध्यम में तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति होती है। तो दोस्तों माध्यम में तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति अपरिवर्तित रहती है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की गति है। तो दोस्तों प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों ये रहा आपके लिए यूपी लेखपाल के समान ज्ञान में फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 1। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे जो दोस्त हमारे चैनल पर अभी नहीं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अपने इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।